एक लड़की बड़ी ही प्रसन्न होकर कहती है कि पिताजी, अगर आप बाहर गाड़ी से जाओगे तो आपके साथ बहुत बड़ा हादसा होगा। पिता कहता है कि क्यों बकवास कर रही हो, तुम कोई संत हो या तुम भविष्य देखती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लड़की हंसती है और कहती है कि जो आपने किया है वो तो आपको भुगतना होगा। जो आपने कर्म किए हैं उसी हिसाब से ये सृष्टि चलती है। दोस्तों, यहाँ पर पिता अपनी बेटी की बात को नहीं मानता और वो अपनी गाड़ी से कुछ काम से शहर में जाता है और उसकी गाड़ी में कुछ ऐसा होता है कि उसकी गाड़ी अपने आप जलने लगती है और वो पिता उस गाड़ी में जल जाता है। लेकिन वो बेटी अपने पिता के जलने पर रोती नहीं है, वो बड़ी खुश होती है और कहती है कि नियति ने आज वही खेल रच दिया है जिस खेल के लिए शायद आज मैं साक्ष्य बनी हूं या गवाह बनी हूं, या मैं कुछ लोगों के सामने रख सकती हूं कि ऐसा भी कुछ हो जाता है। दोस्तों, काफी लोगों को हैरान करने वाली बात थी कि एक लड़की को कैसे पता चल सकता है, जब कोई घटना घटी ही नहीं है तो उससे पहले उस लड़की को कैसे पता चल सकता है। ऐसी चीजों पर आप लोगों ने बहुत सारी मूवियां देखी होंगी। पहले तो ये भी बताया जाता था कि बहुत ऐसे माने जाने लोग थे जो आपको घटना होने से पहले ही आगाह कर दिया करते थे, लेकिन घटना को कोई नहीं बदल सकता। कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं बदल सकता। तो आज एक ऐसी ही स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूं और यहाँ पर 2 जन्मों का सफर तय किया गया है और एक बेटी जो आज करीबन बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वो इन बातों की गवाह हैं। और क्या होता है, पूरी कहानी अपना दिल थाम कर बैठी और आपको पाप और पुण्य के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, अभी अभी मैंने एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ा और उन्होंने कहा, बड़े ही अच्छे लहजे में कहा है कि मनगढ़ंत कहने से ज्यादा है कि सच का साथ देना सीखो। तो मैं उन भाई से कहना चाहती हूँ, आपका नाम तो मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरे भाई, मेरा जो चैनल है इस पर सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है और ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल परिवार का हिस्सा नहीं मानती जो आसपास गतिविधियां चल रही हैं और उसको ही उल्ट फेर कर सोचते हैं। क्योंकि मैं आपकी बुद्धि से लड़ नहीं सकती, ना ही मैं कुछ कह सकती। हम केवल इन घटनाओं को समाज के सामने इसलिए लेकर आते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से एक बात जो एक इंसान तक सीमित है वो कई इंसानों तक जाए और लोगों में जागरूकता आए। लोगों को पता चले कि जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्म के हिसाब से हमें दंड मिलना है और हर हालत में मिलकर रहेगा, तो हम शायद कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सुधार सके। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी स्टोरी होती है या घटनाएं होती हैं, हम केवल छानबीन कर सत्यता पर रखी हुई घटना ही लेकर आते हैं। केवल कुछ स्टोरी हमारी ऐसी होती हैं जो लोग हमसे अपनी जिंदगी के बारे में साझा करते हैं, उनके कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि भाई मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, या सपने में भगवान दिखे, या किसी भूत ने मेरे साथ ऐसा किया। तो लोग भूत की वीडियो पर भी कहते हैं, हम बिल्कुल सत्यता पर रखी हुई लेकर आते हैं और यहाँ पर साइंस भी भूत को मानता है। इस पर जितने हम सवाल खड़े करेंगे ना उतनी ही बातें निकल कर आएंगी। छोड़ो इन बातों को। तो चलिए अब चलते हैं, हम बंगाल चलते हैं। दोस्तों, बंगाल में आज से करीबन 200 साल पहले की आपको घटना बताती हूँ। 200 साल पहले एक उपेंद्र नाम का लड़का होता है। उपेंद्र की माँ का नाम विद्या होता है और उपेंद्र की बहन का नाम होता है रूपसी। ये बंगाल के एक गांव में रहते हैं और आप 200 साल पहले आप जाओगे तो अंग्रेजों का राज होता है। यहाँ पर जो उपेंद्र था वो एक वाहियात, निहाती बदतमीज लड़का था। कहते हैं ना कि सारे खोट कसूर सब कुछ था उसमें। वो एक शराबी था, उसके अंदर कई बुरी आदतें होती हैं। शराब पीकर अपनी माँ तक पर भी हाथ उठा दिया करता। घर का बर्तन तक भी उस लड़के ने बेच दिए थे। आपने कभी देखा होगा, पहले ऐसे ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते तो लोग बर्तनों तक भी बेच दिया करते, शराब के नशे में या जुए के कारण। ये तो आपने महाभारत में भी सुना होगा कि जहां पर पांचाली जो सभी ने दाव पर रख दी थी, पूरा राजपाट जो पांडव होते हैं वो हार जाते हैं। भले ही उसमें कोई भी चीज दिखाई हो, लेकिन एक चीज तो दर्शाई गई है कि उन लोगों ने जुआ खेला था और उस जुए में वो सब कुछ हार चुके थे। जो 5 भाई होते हैं, चाहे किसी ने बेईमानी करी, और देखो जब जिसका नाम ही जुआ है तो उसमें बेईमानी और वफादारी क्या मायने रखती है। तो यहाँ पर जो उपेंद्र होता है, काफी मैंने कहा आपको वाहियात और बदतमीज होता है। उपेंद्र की बहन जो रूपसी होती है वो इससे छोटी होती है।
माँ विद्या जो भरी जवानी में विधवा होती है, लेकिन विधवा होने के साथ साथ माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। अब ऐसे बेटे से क्या उम्मीद करे जो बेटा हमेशा शराब का सेवन कर कर या नशीले पदार्थों को खाकर उस माँ के पास एक बोझ बनकर पड़ा हुआ था। माँ बहुत जल्दी उम्र से पहले बूढ़ी हो जाती है। बेटी की शादी कहाँ से करे, जितना भी कमाती है बेटा लूट झगड़ कर ले जाता है और उन्हें बाहर अय्यासी में पैसों को उड़ा देता है। वो दौर वो समय भी ऐसा होता है। बेटी जो रूपसी दिन पर दिन बड़ी हो रही थी, अब रूपसी कहते हैं कि हार्मोन्स के बदलाव भी होते हैं। रूपसी एक लड़के से प्यार करने लगती है। ये उसके नशेबाज भाई को पता चलता है, जो उपेंद्र होता है। उपेंद्र को पता चलता है कि रूपसी गांव के ही लड़के से प्यार करती है, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक बात नहीं थी। वो भाई खुद नशा किया करता था। कहते हैं कि देखो आप एक बात बताओ, जब उस लड़के की शादी नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेगी। एक उम्र होती है हर चीज की। यहाँ पर रूपसी उस लड़के से प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती है। यहाँ पर उपेंद्र रूपसी को खींचकर घर में बंद कर देता है। माँ बुजुर्ग है, ज्यादा क्या कहे, बेटी को समझाने की कोशिश करती है तो रूपसी समझ जाती है। रूपसी समझ जाती है, लेकिन जो बेटा माँ पर भी हाथ उठा रहा था, उस बेटे की शादी की बात तो आप भूल ही जाओ। शादी कौन करेगा। जो रोज नई लड़कियों के पास जा रहा था, तो उसे शादी की कोई जरूरत नहीं होती है। थोड़ी बहुत जो जमीन होती है वो भी चली जाती है। घर के बर्तन तक बेचने की नौबत आ जाती है। यहाँ पर विद्या जो होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान को दोष देने लगती है कि प्रभु मैंने ऐसा क्या किया था। मेरी बेटी जो उसकी जवान है, शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी की उम्र निकलने लायक हो रही है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब इसके बाद जो रूपसी होती है, रूपसी के पास कुछ पैसे होते हैं। भाई आता है, नशे का आदी भाई होता है। उसे पता चल जाता है कि रूपसी के पास पैसे हैं। अब यहाँ पर जो रूपसी घर के अंदर ही रहा करती, तो उससे वो भाई लड़ाई करने लगता है। कहता है कि पैसे दे। वो कहती है कि मैं पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि रूपसी एक बहुत मेहनती लड़की थी। वो थोड़ी बहुत मेहनत भी किया करती, इधर उधर काम किया करती है, अपने आप को बहुत बुरा दिखाती है लोगों को, मतलब अपने रंग रूप को काला करके, मतलब ऐसे करके वो काम काज किया करती, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, पूरे भारत में होता है। तो इसी तरह से रूपसी अपना काम चला रही थी। अब यहाँ पर वो भाई जबरदस्ती करने लगता है कि या तो मुझे पैसे दे वरना मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। थोड़ा सा नशा कर रखा था। और वो कहता है कि तुमने तो हमारे जो खानदान है या कुनबा है, इसमें एक बट्टा लगा दिया है। तुम कुल में रखने लायक हो ही नहीं, तुम तो ऐसी हो। और वो उस बहन से बहुत अभद्र तरीके से बात करता है। दोस्तों, आज रूपसी भी जिद पर आ जाती है कि मैं पैसे नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही दो। दोनों बहन भाइयों में दबकर लड़ाई होती है। लड़ाई ऐसी होती है कि वो लड़का उस लड़की की गर्दन दबाने लगता है कि पैसे देगी या नहीं देगी। बूढ़ी माँ बहुत कोशिश करती है छुड़ाने की। दोस्तों, कुछ मामला ऐसे उलझ रहा था कि यहाँ पर एक दिया जो होता है, आपने उस जमाने के दिए नहीं देखे होंगे, उस दिए में तेल था और यहाँ पर वो भाई उस दिए को बहन के पैरों में फोड़ देता है। कांच का दिया था, शराब की बोतल, मतलब इस तरह से कुछ काम था कि उसमें ही वो दिया बना रखा था। जब कहते हैं ना कि मिट्टी का तेल जब फैलता है और जब वो मिट्टी का तेल बहन के पैरों में लग जाता है और यहाँ पर वो एक मनसा से करता है और उस वहां पर एक तिल्ली डाल देता है, मतलब आंच लगाने की कोशिश करता है और बहन समझ नहीं पाती है। इतना जल्दी सब कुछ होता है। रूपसी जीते जी ही जलने लगती है। एक भाई जो शराब के नशे में होता है, माँ उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। दोस्तों, फूस से जो छान से बना हुआ होता है, जो छप्पर होता है, उसमें भी आग लग जाती है। अब यहाँ पर वो आग गांव वालों को दिख रही थी, क्योंकि लड़ाई का किसी को भी पता नहीं चलता है ज्यादा, खासकर लोग समझते हैं कि इनके घर में आग लग गई। और वो माँ उस बेटी को बचाते बचाते उसी छान या उस छप्पर में ही रह जाती है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो लकड़ी का जो फूस होता है उससे बना हुआ होता है। पहले ऐसे ही घर रहा करते, कच्चे घर रहते थे। अब उसमें जब भीषण आग लगने लगती है तो दोनों माँ बेटी उस आग में ही चली जाती हैं, मतलब बाहर निकल ही नहीं पाती हैं उस छप्पर से। माँ तो उसको बुझाने की कोशिश कर रही है और बेटी को काफी तकलीफ हो रही है।
और यहाँ पर जब ये सब कुछ चल रहा था तो गांव वाले बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों माँ बेटी नहीं बच पाती हैं। अब यहाँ पर कोई गवाह नहीं है कि भाई ये किसने किया है। जो उपेंद्र होता है वो अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाता है और अपनी जिंदगी को ऐसे ही नशेड़ियों की तरह जीते जीते आगे बढ़ाने लगता है। जब दोनों माँ बेटी जल रही थी तो माँ की आंखों में कहीं ना कहीं बेटे की तस्वीर थी। दोस्तों, वो आखिरी पलों में उस बेटे की इस सोच को, इस मानसिकता को, अब तक तो बेटा हाथ ही उठाता था, लेकिन बेटे ने ऐसा सब कुछ कर दिया। जिस बेटे को विधवा होते हुए भी दूसरे के घरों काम कर कर उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, उस बेटे ने माँ को ये इनाम दिया था कि माँ तू जा और तेरा बस यही अंत है। वो बहन जो भाई से प्यार भी करती थी, उम्मीद भी रखती थी, उस भाई ने बहन को ये तोहफा दिया कि तू अब जीने लायक नहीं है। दोस्तों, भले ही नशे में किया हो, लेकिन अपराध तो अपराध ही होता है। और यहाँ पर जो उपेंद्र होता है वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी पूरी कर कर और इस दुनिया से चला जाता है। तीनों जने इस दुनिया से जा चुके होते हैं, लेकिन दोस्तों विधि का विधान और करनी का फल वापस लौट कर आता है। जो आप करोगे वो जरूर आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मुंबई में एक जर्नल रिटायर होते हैं जिनका नाम महेंद्र होता है। महेंद्र बहुत अक्खड़ स्वभाव के, बहुत सभ्य इंसान और बहुत ही अच्छे इंसान। जर्नल की पत्नी होती है और यहाँ पर जो महेंद्र होते हैं ये मतलब बहुत ही नियम से चला करते। एक जर्नल थे या ऐसी नौकरी थी इनकी, लेकिन शराब को ये हाथ नहीं लगाते हैं। बहुत सभ्य इंसान की छवि में आते हैं। इनके बाद जर्नल की दो बेटियां होती हैं। महेंद्र जर्नल की बड़ी बेटी आशा होती है और छोटी बेटी विशाखा होती है। तो कुछ बीमारी के कारण इस जर्नल की पत्नी इस दुनिया से चली जाती है, महेंद्र जर्नल की, और यहाँ पर बेटियों की जिम्मेदारी पिता पर आ जाती है। पिता सब कामों को करते हुए उन बेटियों को पाल पोष कर बड़ा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो छोटी बेटी होती है विशाखा, वो उस पिता को हमेशा घूरा करती, उस पिता को हमेशा एक दूसरी नजरों से देखा करती और कभी भी अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती है, जो विशाखा होती है। विशाखा जब 5-6 साल की होती है तो विशाखा कहती है जर्नल से कि जर्नल महेंद्र से कि तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। तो जर्नल हंसकर टाल दिया करता, क्योंकि जर्नल अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और बहुत प्यार करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जर्नल की दोनों बेटियां बड़ी हो रही थी, लेकिन छोटी बेटी हमेशा ऐसी बातें किया करती। वो कहती कि तुम मेरे पिछले जन्म में भाई थे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने माँ के साथ भी, बहन के साथ भी ऐसा किया, और जो ये हमारे घर में बड़ी बहन है ना मेरी आशा, ये पिछले जन्म में तुम्हारी छोटी बहन थी और मैं तुम्हारी पिछले जन्म में माँ थी। तो ये जर्नल इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया करते थे, बिल्कुल भी इन बातों को सत्य नहीं माना करते, और जर्नल कभी भी अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन विशाखा जो थी उसकी आंखों में शायद कहीं ना कहीं ये सब कुछ था। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, और यहाँ पर कहते हैं कि विशाखा इतनी ज्यादा चीजों को महसूस कर लिया करती कि उसके पिता की मृत्यु से पहले उसने कह दिया था कि तुम आज मरोगे। अब यहाँ पर दोनों बेटी जवान हो जाती हैं। छोटी तो अभी छोटी रहती है जो विशाखा होती है, लेकिन जो आशा होती है, जो इसकी पिछले जन्म में बहन थी रूपसी, वो एक लड़के के साथ फरार हो जाती है। जर्नल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जो आशा बेटी होती है वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो सर में हाथ मारकर रोता है कि मैंने दूसरी शादी भी नहीं की और मैंने इतने अच्छे से तुम्हें पाला पोसा। छोटी बेटी से विशाखा से कहने लगता है कि बेटी मेरी क्या गलती है, क्या मेरी ये गलती है कि मैंने तुमसे हद से ज्यादा तुम लोगों को प्यार दिया, या माँ का प्यार भी बराबर दिया। तो दोस्तों, आप विशाखा की बातें सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो वो कहती है कि मैंने भी तो बेटा तुम्हें ऐसे ही प्यार दिया था। विशाखा उस समय करीबन 13 से 14 साल की होती है। कहती है कि बेटा इसी तरह से मैं विधवा थी और मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन तुम एक गलत संगत में पड़ गए और ये तुम्हारा वही बदला है, ये तुम्हारी वही बहन है जिसे तुमने अपने हाथों से आग लगाती थी। जर्नल यहाँ पर भी विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो बड़ी बेटी के
जो वियोग होता है या बड़ी बेटी उससे बिछड़ती है तो उसके वियोग में दिन रात रोया करता। विशाखा बार बार पास आकर कहती है कि पिताजी तुम मेरे भाई थे और ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए रोया करती कि मेरा बेटा इतना बिगड़ कैसे गया, लेकिन आज जब तुम्हें रोता हुआ देख रही हूं ना तो मुझे उस मालिक पर पूरा विश्वास हो गया कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। वो हर किसी के साथ न्याय करते हैं। आज तुम भी ऐसे ही तड़प रहे हो, कभी ऐसे मैं तड़पी थी तुम्हारे लिए कि मेरा बेटा जो मैंने इतने नाजों से पाला है वो ऐसी गलत संगत में कैसे पड़ सकता है। तो उसी तरह से आपकी बेटी आज गलत संगत में पड़ी है। और यहाँ पर दोस्तों जर्नल को अब धीरे धीरे बेटी की बातों पर विश्वास होने लगता है। अब बेटी और बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ अब बेटी एक दिन एक भविष्यवाणी करती है। हालांकि लोग बहुत कम मानते हैं इन चीजों को। तो वो कहती है कि पिताजी आज आप बाहर मत जाइए, आपने भले ही हमारे साथ कितना कुछ किया हो, आप भले ही मेरे बेटे थे पिछले जन्म में, लेकिन आज आप बाहर मत जाइए। ये होनी है, विधि का विधान है, लेकिन मैं आप टालने की कोशिश करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको माफ करना चाहती हूँ। आप बाहर मत जाइए, आपके साथ आज कोई घटना घट सकती है। वो कहता है कि अब तक तो बीते जन्म की बातें ही करती थी, अब तो क्या भविष्यवाणी भी करने लगी है। बेटी तुम्हें हुआ क्या है, मैं तुम्हें एक दिमाग के डॉक्टर पर दिखाऊंगा जिसकी कुछ दिनों से दवाई भी चलवा रखी थी जबरदस्ती कि मेरी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। छोटी बेटी जो विशाखा होती है वो कहती है कि मानो मत मानो, मैं तुम्हारी माँ हूं जो पिछले जन्म में विद्या नाम की थी और तुम्हारे साथ आज हादसा होगा। अगर तुम ना रुके तो जरूर कोई नहीं बदल सकता। एक पिता मानता नहीं है और दोस्तों वो अपनी गाड़ी लेकर जाता है क्योंकि बहुत अमीर घर था, पैसों की कोई कमी नहीं होती है। जब वो गाड़ी लेकर जाता है तो उसकी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट होता है हाईवे पर कि उस गाड़ी में आग लग जाती है। आग लगने के कारण यहाँ पर जो जर्नल रिटायर थे जिनका नाम महेंद्र होता है वो गाड़ी से निकल ही नहीं पाते हैं और गाड़ी धू धू कर चलने लगती है। महेंद्र जर्नल जीवित उस गाड़ी में भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो विशाखा थी वो अकेली रह जाती है, बहन किसी के साथ फरार हो चुकी थी। तो विशाखा अगले और पिछले जन्म को समझती है। उसे पता था कि उसके पिता इस दुनिया से जाने वाले हैं। विशाखा सोचती है कि ये तो होना था, सभी रिश्तेदार आते हैं, जर्नल की अंतिम क्रिया क्या करें, उनकी तो अंतिम क्रिया जो होनी थी वो तो गाड़ी के अंदर ही हो गई। शोक सभा चलती है। विशाखा दोस्तों छोटी सी उम्र में उन बातों का अनुभव कर लेती है और वो संन्यास ले लेती है। जितनी भी उसके पिता की जो प्रॉपर्टी थी उस सभी प्रॉपर्टी को गरीब बच्चों के लिए अनाथ आश्रम में दे देती है। वहां पर एक अनाथ आश्रम खुलता है और उस अनाथ आश्रम में दी हुई जमीन के बाद वो भी वहीं पर अपना गुजारा करती है और अंत समय तक भी विशाखा शादी नहीं करती। वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करती है, बुढ़ापे तक भी आज भी वो बिना शादी के मुंबई में अपनी जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। कोई भी जो चीज होनी है ना, आज हम देखते हैं कि भाई एक हादसा हो गया और बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन पिछले कर्मों का तो हमें और आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हमें क्या पता कि वो क्या कर आए हैं। आपने कहीं देखा हो कि छोटे से बच्चे के साथ हादसा होता है तो तर्क देने वाले ये भी देते हैं कि इन बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया जो इनके साथ ऐसा हो गया। तो पिछले जन्म का तो नहीं पता ना उन्होंने क्या किया है, कि वो क्या कर आए हैं। आज मैं हूं, इस जन्म में मैं हर चीज को बहुत देखभाल कर समझ कर करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियां ऐसी लगी रहती हैं। तो कभी कभी मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे ही ऐसा कष्ट क्यों मिल रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में एक विचार बहुत झट से आता है कि पिछले जन्म का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं है बोध अपने जन्म का कि मैं क्या थी, लेकिन यहाँ पर विशाखा को ज्ञात था। विशाखा को 2 जन्मों की यात्रा जो उसने की थी उसने उसको एक कहते हैं ना कि साधु बना दिया। वो बहुत जल्दी समझ गई कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। अब लोग कहते हैं कि बहुत तर्क देने से नहीं चूकते हैं, कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यहीं पर भी है। तो हम तो आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर आए जहां पर हमने आपको नरक और स्वर्ग की सच्चाई बताई। दोस्तों यहाँ तो आपको थोड़ी सी सजा मिल रही है, ये विशाखा ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसका दंड आपको ऊपर भी मिलेगा और वो बहुत ज्यादा मिलेगा, दोगुना होकर मिलेगा।
तो इस तरह से ही अगर आप अच्छा करोगे ना, तो कहाँ आपका बुरा वक्त जहां पर आ रहा है ना, आपकी अच्छाई उसे काट देगी। आप अच्छे कर्म करोगे तो कोई कर्म आपसे बिगड़ा हुआ भी है तो वो हल्का हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा किया तो आपने, आपका वो चीज भी मिट जाएगी। ये तो संत भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक माँ ने बेटी बनकर जन्म लिया और सब कुछ बिना कुछ किए, पिछले जन्म में भाई ने जानबूझकर किया था, बेटा ने जानबूझकर किया था, लेकिन दूसरे जन्म में कोई भी ऐसी चीज नहीं करी गई कि किसी पर दबाव बनाया गया या किसी के साथ जबरदस्ती करी गई। सब कुछ उस विधि के विधान ने या प्रकृति ने या उस परमात्मा ने सब कुछ खुद ब खुद कर दिया कि भाई सब अपने आप हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो वो हमारी इतनी चिंता करते हैं। दोपहर की वीडियो में मैंने आप लोगों से बहुत कहा था कि वो हमारी बहुत चिंता करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। तो वही सब कुछ आज इस घटना में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कर्मों के आधार से हमें दंड मिलते हैं। बिल्कुल भी ये अफसोस मत कीजिएगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप केवल इस जन्म को सुधारने की कोशिश कीजिए, उस परमात्मा में अपने ध्यान को लगाइए और जितना भी हो सके ना, दुखी लोगों की मदद कीजिए। अगर कोई आपको दुखी दिख रहा है और आप समर्थ हो उसकी मदद करने में, कि हमारे अंदर इतनी ताकत है या हमारे पास इतना पैसा है या हम इतना रुतबा रखते हैं या कुछ भी हो कि हम इसकी मदद कर सकते हैं। देखो, मैं भूखा तो सभी भूखे, अगर मेरे पास ही नहीं है तो मैं किसी दूसरे की क्या करूंगा। लेकिन भगवान ने आपको इतना सक्षम बना रखा है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि गोल्डन टाइम चल रहा है कि आप इतने समर्थ हो कि आपके पास पैसा है, और उसमें से भी अगर आप मदद नहीं कर पाए ना, तो फिर भगवान ने जो मौका दिया है वो आपने गवा दिया है। ये पक्का लिख कर रख लो आप। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये घटना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारे साथ रोज खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। मेरा परिवार है, मैं इस परिवार की हूँ और ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार 84,000 मतलब 84,000 का मेरा परिवार हो चुका है। देखो, मैं इतने बड़े परिवार की मालकिन हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ बात करने में, और एक घमंड भी होता है कि मैं इतने बड़े परिवार की बेटी हूँ, किसी की दोस्त हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की छोटी बहन हूँ, किसी की बड़ी बहन हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पर पहला नाम है वंदना कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र दीक्षित हमारे भाई हैं, अब तो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, वरना इनकी बड़ी शिकायत रहती थी कि दीदी मैं आपकी रोज वीडियो देखता हूं लेकिन कमेंट नहीं कर पाता हूं काम काज के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप रेगुलर कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर ऐश्वर्या हमारी बहन है और हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्रेरणा देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगस्त्या सपोर्ट हमारे भाई हैं और बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। इनके कमेंट पढ़कर सच में ही एक जुनून सा आता है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। ज्ञान तारा सरस्वती हमारी बहन है और माँ जैसा प्यार देती हैं। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। यशवंती माँ है हमारी, बहुत अच्छा प्यार करती हैं और माँ का तो साथ ही आंचल ही आशीर्वाद ही बहुत है। कांति बाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल साक्या तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दलवीर भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमजीत कौर जो कनाडा से हमें देखती हैं और बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत दूर से हमें देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा कि आप कनाडा से रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं। तो भाई हमारे परिवार की पहुंच तो बहुत दूर तक है। शरयू बाला बहुत प्यार करती हैं, बड़ी बहन है, इनका दुलार और प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है। कमलेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष दिल्ली से आज हमारी नई बहन बनी है, हमारे परिवार का हिस्सा बनी है। संतोष जी जो दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हरिनाम दास वैष्णव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। यहाँ पर यूपी से दुर्गेश कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर जी हमारी बहन हैं
और बहुत साथ देती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्रेरणादायक कमेंट होते हैं, दिल छू लेने वाले कमेंट होते हैं। सीमा सिंह लखनऊ से, जो सीमा सिंह जी हैं हमारी बहन हैं, लखनऊ से हैं और ढेर सारा प्यार देती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट इनका हमारे प्रति रहता है और बहुत हम इनका मान सम्मान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नाम मुझसे रह जाते हैं क्योंकि सभी नाम नहीं ले पाती हूँ। हमारे एक भाई हैं, नाम नहीं पता है, वो अपने पुनर्जन्म के बारे में हमसे साझा करना चाहते हैं। अगर आप हमसे अपनी कहानी या स्टोरी साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे बात कर सकते हैं और आपकी जो स्टोरी है उसे हम जान सकते हैं कि आपका कैसे पुनर्जन्म हुआ, क्या हुआ। कल मैं आपका नाम लेकर भी आपको बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। तो आप अपनी जिंदगी के बारे में या पुनर्जन्म के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।